उस 4 मंजिला बिल्डिंग की तरफ मेरी कई दिनों से नज़र थी। इसका कारण थी वह महिला जो जाने क्यों पहली ही नज़र में मुझे आकर्षित कर गई थी। उसकी शख्सियत में ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी जिसके लिए मैं रोज उसे निहारती। ढलान की तरह बढ़ती हुई उम्र, पर चाल में एक आत्मविश्वास। निसंदेह वह छात्रा तो लगती नहीं थी, जरूर कहीं नौकरी करती होगी। मैं अक्सर सोचती, अर्जुन तो 10 बजे दफ्तर के लिए निकल जाता, मैं दफ्तर के लिए 11 बजे घर से निकलती थी। वैसे भी अखबार का दफ्तर कायदे से 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता था। हाँ, तो मैं बात उस युवती की कर रही थी। उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं था जो मुझे आकर्षित करता, लेकिन उसका रूप, पहनावा उसके घर के वातावरण से तनिक भी मेल नहीं खाता। जब मेरी बाई रूपा ने यह बताया कि यह महिला अपने माता पिता के साथ रहती है, तो उनके बारे में जानने के लिए मैं और भी उत्सुक हो गई। हल्के रंग की साड़ी, गले में मंगलसूत्र व भरी हुई मांग देखकर उसके सुहागन होने का जो मापदंड मैंने बनाया था, अब वह टूटता सा महसूस हुआ। युवती पिछले 20 वर्षों से अपने माता पिता के साथ रह रही थी। अचानक एक दिन उस युवती से मुलाकात हो गई। कैंपस के अंदर मिसेस राठौर के बेटे के जन्मदिन का उत्सव था। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया था। हालांकि मैं भीड़ का हिस्सा बनने से सदैव बचना चाहती थी, लेकिन यह निमंत्रण मैंने यह सोचकर स्वीकार कर लिया कि संभवतः वहाँ वह महिला भी आए। मिसेस राठौर के घर अच्छी खासी रौनक थी। वे मुझे महिलाओं की भीड़ में खींच ले गई और सभी से मेरा परिचय भी करवाने लगी। अचानक मेरी नज़र उस महिला पर पड़ी। वह सामने पड़े सोफे पर चुपचाप अकेली बैठी थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी उसके। मैंने दोबारा उसे पलटकर देखा तो वह खुलकर मुस्कुरा दी। ये मेरे लिए आमंत्रण था। मैं टहलते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। मुझे पास आया देख उसने मेरा अभिवादन किया। हेलो, मैं सुजाता हूँ, सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। जानती हूँ, मैं रोहिणी, डेली अखबार में हम दोनों ही हंस दी। मैंने महसूस किया कि उसकी हंसी में भी एक खामोशी थी। आप अकेली ही आई हैं? मेरा मतलब अंकल आंटी? मैंने उत्साह बस पूछा। नहीं, बाबा की तबीयत कुछ नरम थी, सो माँ भी रुक गई। राठौर भाभी कहाँ मानने वाली थी, सो मुझे ही आना पड़ा। लेकिन आप यहाँ, आपका समय तो काफ़ी कीमती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जॉब करती हैं? मैंने उसके बारे में जानने की कुछ गुजर से पूछा। हाँ, मैं भी न्यू लाइन्स इंश्योरेंस में हूँ। प्राइवेट इस तरह की इंश्योरेंस कंपनी की हालत तो काफ़ी खस्ता होती है। हाँ, पर हमारी कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। सुजाता की बातों में आत्मविश्वास की झलक थी। तभी मिसेस राठौर वहाँ आ गई। बेरे से हमारे सामने ठंडा पेय रखवाया। थोड़ी देर बात करती रही मिसेस राय। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आई। शादी से पहले मैं भी थोड़ा बहुत लिखती थी, पर अब तो। अच्छा मिसेस राय, आपकी शादी को कितना समय हुआ है? 3 वर्ष। भाई साहब ने कभी लिखने से रोका नहीं? नहीं, हम शादी से पहले एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। अब तो यह हमारा पेशा है। तभी उन्हें किसी ने आवाज़ दी तो वह एक्सक्यूज़ मी कहकर उधर चली गई। ये महिलाएं अपना भाग्य पुरुष की मानसिकता से जोड़कर क्यों चलती है? मैं भूल ही पड़ी, शायद यही नियति हो। सुजाता के स्वर में मैं चौंक पड़ी। तो क्या सुजाता भी? तभी अर्जुन मुझे ढूंढते हुए वहाँ आए और हम खाना खाकर शीघ्र ही लौट गए। उस दिन के बाद कई दिनों तक मेरी सुजाता से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने रेनकोट भी नहीं रखा था। तभी सड़क पर सुजाता दिख गई। मैंने उसे देखा तो स्कूटर रोक दिया। आज कोई रिक्शा वाला इधर आने को तैयार नहीं हुआ। सुजाता बोली, बैठिए, मैं भी तो वहीं चल रही हूँ। उसे उसके फ्लैट के सामने उतारा तो उसने कहा, अंदर आइए, एक एक प्याला कॉफ़ी हो जाए। नहीं सुजाता, बहुत ही भीगी हुई हूँ, अब चलती हूँ। कल तो आपका ऑफ रहेगा ना? हाँ, मैं आऊँगी, श्योर, कहकर मैं आगे बढ़ गई। सच कहूँ तो सुजाता से मिलने की चाह मुझे ज़्यादा थी। मैं उसके अतीत का वह टुकड़ा पढ़ना चाहती थी जिसकी वजह से सुहागन होते हुए भी वह पति के स्थान पर माता पिता के साथ अपना जीवन बिता रही थी। दूसरे दिन मैं देर से सोकर उठी। अर्जुन के जाने के बाद मैं फूलों की कटाई छटाई में लग गई। एक ताज़ा समाचार जिसकी कवर स्टोरी मैंने रात में ही तैयार की थी, उसे दफ्तर फ़ोन करके चपरासी को बुलाकर उसके हाथ भेजा। अब मैं सारे दिन के लिए फ्री थी। उस पल मेरे दिमाग से सुजाता निकल चुकी थी। अब मैं शाम तक का समय अपने हिसाब से बिताना चाहती थी। बेगम अख्तर का कैसेट लगाकर मैं ड्राइंग रूम में नीचे पड़े गद्दे पर ही लेट गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गीले खुले केश में सुजाता मेरे सामने खड़ी थी।
उस समय सुजाता का वह रूप मुझे अपने समय की मशहूर अभिनेत्री नूतन की याद दिला गया। हल्के चेक सी साड़ी, लंबे बाल, गोल बिंदी। हाँ, एक फर्क था, गले में मंगलसूत्र भी था सुजाता के और मांग में सिंदूर भी। आइए ना, मैंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कमरे में दाखिल होते ही उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। हमारे ड्राइंग रूम में कुछ खास ना था और ना बड़ा सोफा, ना कीमती बॉल पीस। जमीन पर मोटा गद्दा, 4 कुर्सियां और एक टीवी। डेक पर गजल की मधुर धुन बज रही थी। कितनी शांति है यहाँ। और यह आवाज़, आपको भी गजलों का शौक है? हाँ, इस तरह गजलों का, जो दर्द व कशिश इस बेगम अख्तर की गजल में है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही। मैं हंसकर बोली। सुजाता भी हंस पड़ी। मेरे एवं सुजाता के बीच पसरी औपचारिकता की दीवार धीमे धीमे गिरने लगी थी। छुट्टी का सारा दिन आप कैसे बिताती हैं? सुजाता ने पूछा। बस यूं ही, जैसे आज आप आ गई। अगर हम तुमसे काम चलाएं तो क्या नहीं चलेगा? ठीक है। मैं फिर हंस दी। सुजाता गद्दे पर कुशन का टेक लगाए आंखें मूंदे काफ़ी देर तक गजल सुनती रही और मैं उसे निहारती रही। उसके एक एक पल में बीते सच को तलाशने की कोशिश करती रही। ओह, मैं तो डूब ही गई थी। हाँ, इन गजलों में डूबकर अक्सर लोग अपना दर्द ढूंढ लेते हैं। आप तो कहानियाँ भी लिखती हैं ना? क्या आदमी के दर्द को आप कागज पर ईमानदारी से उतार लेती हैं? क्यों नहीं, बशर्ते कहानी में कोई दुराव छिपाव ना हो। उस जिंदगी को क्या छिपाना जो खुद एक नंगी तस्वीर हो। सुजाता का स्वर कुछ धीमा था। सुजाता, उसे पुकार कर मैं चुप हो गई। मैं जानती थी कि उसका दर्द गले तक आ चुका है, बस उगलना बाकी है। रोहिणी, मैं तुम्हें बताने आई थी अपने जीवन की कुछ सच्चाई। मुझे लगा मेरा जीवन, मेरी जिंदगी एक कहानी बनकर लोगों के सामने पहुंचे, ताकि फिर कोई सुजाता ना चली जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। फिर सुजाता बोलती गई और मैं सुनती रही। बड़ी होने के नाते मेरी शादी बाबा ने जल्दी कर दी। मेरी शादी बाबा ने 19वें वर्ष में कर दी। कलकत्ता से हमारा परिवार 60 वर्ष पूर्व ही दिल्ली आ गया था। सीधी सादी जिंदगी थी हमारी। हम 2 बहनें थीं और 2 भाई। बड़े होने के नाते मेरी शादी बाबा ने जल्दी कर दी। बाबा ने खूब सारा दहेज दिया था। विवाह के बाद जब ससुराल गई तो सास को बुझी सी लगी। मुझे देखने रत्नेश की बहन एवं माँ आई थी। रत्नेश ने ना मुझे देखा था, ना मैंने रत्नेश को। विवाह के बीच भी रत्नेश ने मुझे देखने का कोई उत्साह न दिखाया था और मैंने इसे उनका संकोच समझ लिया था। पर वहाँ तो उत्साह नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सारे नाते रिश्तेदार विवाह की तामझाम से थक कर जल्दी सो गए थे शायद। मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसा स्वागत है नई बहू का। पहली रात के बारे में जो कुछ पढ़ा या देखा था बट टूटा सा नजर आया। न कमरे में फूलों की लड़ियाँ, न प्यार की खुशबू। अचानक बाहर जोर जोर से बादल गरजने लगे। मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी ही थी कि सुजाता ने मुझे रोक दिया। नहीं रोहिणी, रहने दो, अच्छी लग रही है गरज। उस दिन भी ऐसी ही गरज भरी बारिश हो रही थी। रत्नेश काफ़ी देर के बाद कमरे में आए थे। मैं पलंग से उठने का प्रयास करने लगी पर रत्नेश ने रोक दिया। बैठी रहो। और मुझसे कुछ दूर बैठ गए। उनका शरीर हल्का हल्का काँप रहा था। काफ़ी देर वह शांत बैठे रहे। मैं नई नवेली भला कैसे पहले बोलती, पर मन ही मन यह जरूर सोच रही थी कि रत्नेश शायद नर्वस हो रहे हैं। वह धीमे से बोले, आजकल मेरा कुछ परहेज चल रहा है इसलिए, और करवट बदल कर सो गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कैसी सुहागरा थे। पति से यह कैसा प्रथम मिलन, यह कैसा परहेज जो पत्नी की मांग तो भर सकता है, उसके हाथ तक को स्पर्श नहीं कर सकता। क्या शारीरिक संपर्क ही सुहागरात की आधारशिला है? क्या रत्नेश मुझसे बात भी नहीं कर सकते थे? पल भर में ही कई सवालों ने मुझे घेर लिया। दूसरे दिन भी उनका वही रवैया था। सासू माँ मुझे दूसरे दिन काफ़ी ध्यान से देखती रही। रत्नेश दिन भर मुझे नजर नहीं आए। रात में भी मजबूरी में ही कमरे में आए। ससुर का लोहे का व्यवसाय था। एक बहन ब्याही थी। मुझे लगा घर में जरूर कोई विशेष खिचड़ी पक रही है जिससे मुझे दूर रखा जा रहा है। ससुर को घर से कुछ लेना देना नहीं था। सास आकर 2-4 मिनट बैठकर बेटी की शादी का रोना रो जाती। मुझसे ये कहलवाने का प्रयास किया जाता कि दहेज का सारा सामान ननद को दे दूं। लगभग 15 दिनों के बाद एक दिन मैंने हिम्मत करके रत्नेश से पूछ ही लिया, यह किस तरीके का परहेज बताया है डॉक्टर ने आपको? रत्नेश पहले तो चौंके, फिर संभल कर बोले,
बस 2-4 दिन की बात और है। एक शाम वह मेरे लिए गजरा लेकर आए, प्यार भरी बातें भी मुझसे की, फिर पलंग पर लेट गए। उनके हाथ धीरे धीरे मेरे शरीर पर चलने लगे। तुम जेवर कहाँ रखती हो? मुझे करीब खींचकर रत्नेश ने पूछा। यहीं अलमारी में। मैं प्रेम के प्रथम स्पर्श में डूबी थी। कल माँ के साथ जाकर लॉकर में रखाना, कहकर वह उठे और गुसल खाने में चले गए। मैं उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। रत्नेश का क्षणिक स्पर्श मुझ में उत्तेजना जगा गया था। काफी देर हो गई, रत्नेश नहीं लौटे तो मुझे चिंता होने लगी कि कहीं रत्नेश गुसल खाने में गिर तो नहीं गए। मैं झटके से उठी और गुसल खाने तक पहुंच गई। रत्नेश का उस पल का रूप देखकर मैं शर्म और अपमान से गिर गई। कमर से अप्राकृतिक पुरुषत्व की बेल्ट बांध वह सामने खड़े थे। मैं मुंह छुपाकर भाग आई। अब मुझे समझ में आ गया कि रत्नेश मुझसे दूरी क्यों बनाए रखते हैं। ये शादी उन लोगों ने मात्र पैसे एवं दहेज के लिए की थी। एक युवती की इच्छा आकांक्षाओं को रौंदा था उनके परिवार ने। बाद में सास ने ही बताया कि बचपन से कुसंगति का शिकार होकर रत्नेश कम उम्र से ही स्त्री संगत के योग्य नहीं रह गए थे। काफी इलाज हुआ पर व्यर्थ। घर वालों ने सोचा शादी के बाद रत्नेश शायद ठीक हो जाए। हाँ, यह सच है। रोनी की ऐसे केस में पत्नी को विश्वास में लेकर यदि पति प्रयास करे तो वह धीरे धीरे पूर्ण पुरुष हो जाता है। पर रत्नेश ने ना तो दृढ़ इच्छा शक्ति से इस बीमारी का सामना किया, ना मुझे विश्वास में लिया। उस दिन के बाद से मैं रत्नेश को कभी क्षमा नहीं कर पाई, क्योंकि उसने पति पत्नी के रिश्ते को सिर्फ शारीरिक स्तर पर रखा था। तब से बाबा माँ के साथ हूँ। सारे भाई अपने अपने परिवार में खुश हैं। बहन बहनोई दुबई में हैं। तुमने फिर कोई प्रयास नहीं किया? नहीं रोहिणी, अब मुझे पुरुष जाति से ही घृणा हो गई है। सच पूछो तब मुझे रत्नेश से भी नफरत नहीं है, बल्कि दया आती है उस पर। शायद पुरुष के अह ने उसे सच बनाने से रोक दिया। तुम क्या अब भी उसके साथ हो? मेरा मतलब पत्नी हो। शायद मैंने उसे तलाक नहीं दिया। और वह? क्या तुम दोनों अब भी मिलते हो? कैसी बात करती हो रोहिणी? मैं तो सालों से ये भी नहीं जानती कि वह कहाँ है, किस हाल में है। तब जब मन और शरीर उससे विमुख हो चुका है तो फिर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र क्यों? मेरे करारे प्रश्न से सुजाता चौंक पड़ी। फिर बोली, पता नहीं, कभी उतारने का ख्याल ही नहीं आया। माँ तो मुझसे व्रत भी करवाती रही, मैंने भी कभी विरोध नहीं किया। इसे ही नियति मान लिया। मैं चुप रही। सुजाता उठी और जाते जाते बोली, ये कहानी तुम जरूर लिखना। चलती हूँ। सच बताओ सुजाता, तुम्हें नफरत सिर्फ रत्नेश से है या समूचे पुरुष वर्ग से? मेरी बात पर यह आश्चर्य से पलटी, आंखें डबडबा आई। तुम्हें भी मुझसे घृणा हो रही है? नहीं, क्रोध आ रहा है। इतनी लंबी जिंदगी तुमने काले मोतियों के मंगलसूत्र के सहारे बिता दी। आखिर तुम्हारा कसूर क्या था? तुमने नए सिरे से जिंदगी क्यों नहीं शुरू की? बस ध्यान ही नहीं रहा। इस मंगलसूत्र को देखती रही, लोग मुझे विवाहित समझते रहे। सुजाता, मैंने उसके दोनों कंधे थामकर सीधे उसकी आंखों में झांका। जिंदगी से भागकर नहीं, लड़कर जियो। जिंदगी का जो हिस्सा बीत गया वह एक दुखद सपना था। ऐसे सपने को भुला देते हैं। तुम खुद अपने लिए जियो। अपनी जिंदगी का निर्णय तुम्हारा अपना है, सिर्फ तुम्हारा। तुम मन एवं तन दोनों से पवित्र हो, फिर अपने लिए घृणा कैसी? यह मंगलसूत्र उतार दो सुजाता। रिश्तों के सब ढोए नहीं जाते, दफना या जला दिए जाते हैं। जिंदगी के रंग भरो अपने लिए। सुजाता चली गई। 2 दिन तक वो मुझे दिखी भी नहीं। तीसरे दिन वह मुझे नजर आई। हल्की रंगीन साड़ी, ढीला जूड़ा, छोटी सी बिंदी, हाँ गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं था। मैं मुस्कुरा दी और सुजाता की यह कहानी लिखने बैठ गई। मैं जानती हूँ सुजाता की कहानी अभी अधूरी लगेगी, लेकिन इतना विश्वास है मुझे कि उसकी जिंदगी में अब इंद्रधनुषी रंग जरूर खिलेंगे।